हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग दिसंबर माह के जितने भी करंट अफेयर है नेशनल लेवल के, है ना, राष्ट्रीय लेवल के जितने भी करंट अफेयर है दिसंबर 2020 के, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज यहाँ पे है, वाहन संबंधित दस्तावेजों की वैधता बढ़ी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए वाहनों के दस्तावेज जैसे डीएल, आरसी, परमिट आदि की वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 से संबंधित दस्तावेजों जैसे फिटनेस परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई थी। यह उन सभी दस्तावेजों को कवर करेगा जिसकी वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई थी या 31 मार्च 2021 को समाप्त हो जाएगी। दूसरा न्यूज है कि ईडीएफसी के न्यू भाऊपुर खुर्जा खंड का उद्घाटन। ईडीएफसी यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे के द्वारा जो बनाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलेगी, उसको बोलते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये दो तरह का है, एक ईस्टर्न है एक वेस्टर्न है। तो ईडीएफसी यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया। ईडीएफसी का न्यू भोजपुर न्यू खुर्जा खंड 351 किलोमीटर लंबा है और इसे टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह खंड मौजूदा कानपुर दिल्ली मेन लाइन पर भीड़ के स्तर को भी कम करेगा और भारतीय रेलवे को तेज ट्रेन चलाने में सक्षम करेगा। अगला न्यूज है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 100वीं किसान रेल की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवबंदी से बिहार के दानापुर के लिए शुरू की गई थी, जिसे मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया था। किसान रेल पूरी सुरक्षा के साथ फल, सब्जियां, दूध, मछली आदि जैसी खराब होने वाली चीज़ों को स्थानांतरित करने के लिए एक मोबाइल कोल्ड स्टोरेज है। अगला न्यूज है, जम्मू कश्मीर में आयुष्मान शुरुआत, पीएम जय सीट योजना शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर 2020 को जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करने के लिए आयुष्मान भारतीय जन आरोग्य योजना सेहत यानी पीएमजेएवाई सेहत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत की। इस योजना के साथ सभी 21 लाख परिवारों को सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 के आधार पर 5 लाख तक के चिकित्सा व्यय का मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। यह योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ केंद्र में पूरी तरह से वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना के साथ बीमा मोड में काम करेगी। अगला न्यूज है, सरकार द्वारा ई संपदा मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 दिसंबर 2020 को विभिन्न सेवाओं प्रदान करने में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई संपदा शुरू किया। ई संपदा भारत सरकार अधिकारियों और विभागों के लिए जीवन यापन में आसानी को बढ़ावा देगा, क्योंकि सभी सेवाओं को आसानी से ऑनलाइन विंडो पर अनुप्रयोगों के लाइव ट्रैकिंग के साथ उठाया जा सकता है। ई संपदा के 4 वेबसाइट और 2 मोबाइल ऐप्स को एकीकृत करके लॉन्च किया गया है। ये दोनों मोबाइल ऐप है एम आवास और एम अशोक। दोनों मोबाइल ऐप को एकीकृत करके लॉन्च किया गया है, जो पूरे देश में एक ही मंच पर सभी सेवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। नेक्स्ट है, भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर भारत की पहली पूर्ण रूप से स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। यह सेवा दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर उपलब्ध होगी, जो पश्चिमी दिल्ली में जनकपुरी पश्चिम को नोएडा के बॉटेनिकल गार्डन से जोड़ती है। इससे एक हिस्सा डीएमआरसी और एनसीएमसी सेवा से जोड़ने के लिए तथा पीएमआरसी को दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से परिचालन के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड शुरू किया। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक इंटर ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड है, जो उपयोगकर्ता को यात्रा, टोल कर्तव्य, खुदरा खरीदारी के लिए भुगतान करने की अनुमति देती है। अगला न्यूज है, भारत जापान संवाद सम्मेलन 2020 आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर 2020 को आयोजित भारत जापान संवाद सम्मेलन के 6ठे संस्करण को वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। सम्मेलन के दौरान उन्होंने भारत में पारंपरिक बौद्ध साहित्य और शास्त्रों का एक पुस्तकालय बनाने का प्रस्ताव रखा। यह पुस्तकालय दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों से बौद्ध साहित्य की डिजिटल प्रतियां एकत्र करेगा और फिर इन कार्यों का अनुवाद करेगा और उन्हें बौद्ध धर्म के सभी विद्वानों और भिक्षुओं के लिए उपलब्ध कराएगा। प्रथम भारत जापान संवाद सम्मेलन वर्ष 2015 में बोधगया बिहार में आयोजित किया गया था। अगला न्यूज है, स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप लॉन्च। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 24 दिसंबर 2020 को सैनिटरी शौचालयों को साफ करने वाले और मैला ढोने वालों की पहचान करने तथा उन्हें जियो टैग करने के लिए स्वच्छता अभियान नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य सैनिटरी लैट्रिन के साथ इनसैनिटरी शौचालयों को बदलना और उन्हें जीवन की गरिमा प्रदान करने के लिए सभी मैला ढोने वालों का पुनर्वास करना। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 9 करोड़ से अधिक सैनिटरी शौचालयों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री का एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शताब्दी समारोह में संबोधन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 दिसंबर 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। वर्ष 1920 में स्थापित एएमयू को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आभासी माध्यम से दिया गया संबोधन एएमयू में पिछले 50 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहला संबोधन था। इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने डाक टिकट भी जारी किया। उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी थे। नेक्स्ट न्यूज है, नेताजी का जयंती हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित। केंद्रीय सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। यह समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी द्वारा किए गए योगदान के एक श्रद्धांजलि और आभार के रूप में 23 जनवरी 2021 से शुरू होने वाली 1 वर्ष तक की गतिविधियों के बारे में फैसला करेगी। उच्च स्तरीय समिति के अन्य सदस्यों में विशेषज्ञ, इतिहासकार, लेखक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य, साथ ही साथ आजाद हिंद फौज से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे। नेक्स्ट न्यूज है, TERI का 12वां गृह शिखर सम्मेलन आयोजित। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 15-16 दिसंबर 2020 को आयोजित 12वें ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट यानी गृह GRIHA ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट शिखर सम्मेलन का आभासी माध्यम से उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय रिजुविनेटिंग रेजिलियंट हैबिटेट था। यह शिखर सम्मेलन पूरे समुदाय के लाभ के लिए अस्थायी और लचीला समाधान विकसित करने के लिए, मजबूत तंत्र बनाने में मदद करने के लिए, नवीन प्रौद्योगिकियों और समाधानों पर विचार विमर्श करने के लिए मंच प्रदान करता है। गृह काउंसिल एक स्वतंत्र गैर लाभकारी सोसाइटी है जो संयुक्त रूप से द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट TERI है ना, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत में हरित भवनों को बढ़ावा देने और प्रशासन के लिए स्थापित किया गया है। अगला न्यूज है कि भारत वियतनाम आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक ने 21 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित भारत वियतनाम आभासी शिखर सम्मेलन को संयुक्त रूप से संबोधित किया। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के भविष्य के विकास को निर्देशित करने के लिए शांति, समृद्धि और लोगों को संयुक्त विजन को अपनाया गया। इसके अलावा भारत और वियतनाम ने रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पेट्रो रसायन और कैंसर उपचार जैसे क्षेत्रों में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट न्यूज है, नई बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार नियम अधिसूचित। बिजली बोर्ड और नई और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार RK सिंह ने 21 दिसंबर 2020 को नए विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020 को अधिसूचित किए। इन नियमों को विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है और बिजली के उपभोक्ताओं को सशक्त करेंगे और उन्हें विश्वसनीय सेवाओं और गुणवत्ता वाली बिजली प्राप्त करने का अधिकार देंगे। ये नियम उपभोक्ताओं और वितरण लाइसेंसधारियों को नए कनेक्शन जारी करने और मौजूदा कनेक्शन में संशोधन, बिलिंग और भुगतान सहित अन्य के लिए अधिकार और दायित्व प्रदान करते हैं। एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 आयोजित। एसोचैम यानी ASSOCHAM। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का विषय भारत का लचीलापन, 5 अरब की अर्थव्यवस्था की ओर आत्मनिर्भर रोडमैप था। कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा को टाटा समूह की ओर से देश के लिए उनके विशिष्ट योगदान हेतु एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से भी प्रदान किया। नेक्स्ट न्यूज, ऊर्जा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र। कौशल विकास राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने 19 दिसंबर 2020 को गुरुग्राम हरियाणा स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE के परिसर में बिजली क्षेत्र और कौशल विकास हेतु देश के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। यह केंद्र विद्युत स्वचालन और सौर ऊर्जा क्षेत्र में उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए आगे के प्रशिक्षण के लिए अत्यधिक कुशल प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं को एक पुल बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह नया केंद्र कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार, राष्ट्रीय शिक्षा और युवा मंत्रालय फ्रांस सरकार और स्नाइडर इलेक्ट्रिक के सहयोग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश को मंजूरी। सुरक्षा पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति ने संचार नेटवर्क की सुरक्षा को कड़ा करने के लिए 16 दिसंबर 2020 को दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश के तहत सेवा प्रदाताओं को विश्वसनीय स्रोतों से उपकरण खरीदने के लिए अनिवार्य किया गया है। इस निर्देश के प्रावधानों के तहत सरकार देश के दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए विश्वसनीय स्रोतों और विश्वसनीय उत्पादों की एक सूची घोषित करेगी। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक जो नामित प्राधिकारी हैं, भरोसेमंद उत्पादों को नामित करने के लिए कार्यप्रणाली तय करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रज्वलित की स्वर्णिम विजय मशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 दिसंबर 2020 को भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर विजय दिवस को चिन्हित करने के लिए स्वर्णिम विजय वर्षा के लिए लोगों का अनावरण किया। भारत ने वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर अपनी जीत को
मनाने के लिए 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तेलंगाना में किया गया एनसीडीई का उद्घाटन। केंद्रीय राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने 16 दिसंबर 2020 को तेलंगाना में हैदराबाद के पाक हाकिमपेट स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र यानी एनसीडीई का उद्घाटन किया। एनसीडीई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के दिव्यांग योद्धाओं जिन्हें ड्यूटी के दौरान जानलेवा चोटों का सामना किया को फिर से कौशल और पुनर्वास के लिए अपनी तरह का पहला प्रतिष्ठान है। दिव्यांग योद्धाओं को सशक्त बनाने और उन्हें बल और देश की सेवा करने में सक्षम बनाने के लिए कई बाजार संचालित विशेषज्ञताओं जैसे कंप्यूटर कौशल और विभिन्न खेल कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेक्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को संसद परिसर के संसद मार्ग में नए संसद भवन का शिलान्यास किया। नए भवन में लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा में 384 सीटें होंगी। नया भवन पुराने संसद भवन की तुलना में 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा और इससे मौजूदा संसद की तुलना में अधिक समिति कक्ष और राजनीतिक पार्टी कार्यालय शामिल होंगे। नया संसद भवन भूकंप प्रतिरोधी और सबसे आधुनिक डिजिटल तकनीक के अनुकूल होगा। यह 971 करोड़ की लागत से 64,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया जाएगा। टाटा समूह ने 861.90 करोड़ की बोली के साथ नए संसद भवन के निर्माण के लिए अनुबंध प्राप्त किया। नेक्स्ट न्यूज है, जेईई मेंस परीक्षा वर्ष में 4 बार होगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 16 दिसंबर 2020 को घोषणा की कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस अब से वर्ष में 4 बार होगी, जिसकी शुरुआत फरवरी 2021 से होगी। पहला संस्करण 23 से 26 फरवरी को और उसके बाद मार्च, अप्रैल और मई में परीक्षा आयोजित की जाएगी। जेईई मेंस का आयोजन केवल हिंदी और अंग्रेजी के बजाय अंग्रेजी, हिंदी और 11 अन्य भाषाओं में किया जाएगा, जैसा कि अभी प्रचलित है, ताकि छात्रों को क्षेत्रीय भाषा पृष्ठभूमि से अवसर मिल सके। नेक्स्ट न्यूज है, उड़ीसा में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव 2020 आयोजित। उड़ीसा के पुरी जिले के कोणार्क के चंद्रभागा बीच पर 1 से 5 दिसंबर 2020 के मध्य इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण और कोणार्क फेस्टिवल का 31वां संस्करण आयोजित किया गया। विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट और पद्मश्री से सम्मानित सुदर्शन पटनायक को इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का मुख्य क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। इस समारोह का आयोजन कोणार्क डांस फेस्टिवल के हिस्से के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्टों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। जबकि कोणार्क महोत्सव का आयोजन उड़ीसा पर्यटन विभाग द्वारा भारत के पारंपरिक और शास्त्रीय नृत्य रूपों का प्रदर्शन करने तथा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत व अमेरिका के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 दिसंबर 2020 को बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग DPIIT और यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस USPTO के बीच हुए इस समझौते का लक्ष्य दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग को बढ़ाना है। यह समझौता जनता तथा उद्योग विश्वविद्यालयों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों और लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों के बीच बौद्धिक संपदा पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभवों और ज्ञान के आदान प्रदान और प्रसार की सुविधा प्रदान करेगा। अगला न्यूज है, 7वां वास कॉन्क्लेव आयोजित। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान NIRDPR और यूनिसेफ द्वारा 2 से 4 दिसंबर 2020 के बीच वर्चुअल मोड में 7वें वास यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन WSH वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसका थीम था हाइजीन्स मैटर। इस आयोजन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के प्रतिभागी शामिल थे, जिन्होंने स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा 3 राज्यों एवं जिलों में वास तथा संबंधित कार्यक्रमों से संबंधित सरकार सहित विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक अवसर प्रदान किया गया। भारत सरकार ने वर्ष 2024 तक सभी घरों में सुरक्षित और पर्याप्त पीने के पानी की पहुंच और उपयोग सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला न्यूज है कि अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 को संबोधित किया। तमिलनाडु के वनाबिल सांस्कृतिक केंद्र द्वारा तमिलनाडु के प्रसिद्ध लेखक, कवि और पत्रकार महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती मनाने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध लेखक सीनी विश्वनाथन को भारती पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया, जिन्हें महाकवि सुब्रमण्यम भारती के शानदार कार्यों को कालानुक्रम में संकलित करने का श्रेय दिया जाता है। अगला न्यूज है कि 5वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन आयोजित। 5वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन 10 से 15 दिसंबर 2020 तक अर्थ गंगा नदी संरक्षण समन्वित विकास थीम के तहत किया गया। थीम था अर्थ गंगा नदी संरक्षण समन्वित विकास।
यह शिखर सम्मेलन नदियों और जल निकायों के व्यापक विश्लेषण और समग्र प्रबंधन पर केंद्रित था। IWIS यानी कि भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG और गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज द्वारा पृथ्वी के सबसे कीमती संसाधन जल से संबंधित मुद्दों पर और उसको बचाने के उठाए गए कदमों पर चर्चा के लिए किया गया। अगला न्यूज है PM वाणी योजना को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 दिसंबर 2020 को देश भर में फैले आसानी से सुलभ सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट को सक्षम करने के लिए PM वाणी वाईफाई फॉर एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस नामक एक सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क को स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत पूरे देश में फैले पब्लिक डाटा ऑफिसेज के माध्यम से वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स द्वारा सार्वजनिक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इस योजना से कारोबार करने में आसानी होगी और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के प्रसार को बढ़ावा मिलेगा। अगला न्यूज है लक्षद्वीप है भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जो 100% जैविक है। लक्षद्वीप में सभी कृषि गतिविधियों को सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना किया जाता है तथा सुरक्षित खाद्य विकल्पों तक पहुंच प्रदान करता है और कृषि के अधिक पर्यावरण अनुकूल गतिविधि युक्त बनाता है। सिक्किम के बाद लक्षद्वीप देश का दूसरा ऐसा राज्य था जहां यह केंद्र शासित प्रदेश है जिसने यह उपलब्धि प्राप्त की है। वर्ष 2016 में सिक्किम पूरी तरह से जैविक घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था। फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंस्पायर्ड इंडिया थीम के साथ आयोजित फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन भाषण दिया। फिक्की AGM एक प्रमुख वार्षिक उच्च स्तरीय कार्यक्रम है। इसमें कैबिनेट मंत्री, सचिव, भारत सरकार, वैश्विक उद्योग कप्तान, राजनीतिक दल के नेता और अन्य विचारशील नेताओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वार्षिक फिक्की एक्सपो 2020 का भी उद्घाटन किया जिसने दुनिया भर के प्रदर्शकों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और अपने व्यापार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। अगला न्यूज है ड्रग कंट्रोल सहयोग पर भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक। भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और म्यांमार की सेंट्रल कमेटी ऑन ड्रग्स एब्यूज कंट्रोल ने 10 दिसंबर 2020 को आभासी माध्यम से ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन पर 5वीं भारतीय म्यांमार द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया। भारत और म्यांमार दोनों ने एक नए साइकोट्रोपिक पदार्थों और ड्रग जब्ती मामलों में अनुवर्ती जांच के लिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान पर सहमति व्यक्त की। ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन पर 6ठी भारतीय म्यांमार द्विपक्षीय वार्षिक बैठक 2021 में भारत में आयोजित की जाएगी। अगला न्यूज है भारत व उज्बेकिस्तान के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 11 दिसंबर 2020 को आयोजित आभासी शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। भारत और उज्बेकिस्तान ने सोलर एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, व्यापार, आर्थिक और निवेश सहयोग, रक्षा और सुरक्षा आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में 9 समझौतों पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया। उन समझौतों का उद्देश्य नई और नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, सामुदायिक विकास परियोजनाओं और माल की आवाजाही की जानकारी साझा करने सहित कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग करना था। भारत सरकार ने उज्बेकिस्तान में सड़क निर्माण, सीवरेज उपचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 4 विकासात्मक परियोजनाओं के लिए $448 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट को भी मंजूरी दी। अगला न्यूज है भारत व ऑस्ट्रिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सहयोग। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 9 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रिया के जलवायु कार्य, पर्यावरण, ऊर्जा गतिशीलता, नवाचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सड़क परिवहन, सड़क राजमार्ग बुनियादी ढांचे के विकास, प्रबंधन और प्रशासन, सड़क और सुरक्षा और बुद्धिमान परिवहन प्रणालियों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक प्रभावी ढांचा तैयार करना है। यह समझौता ज्ञापन संबंधों को मजबूत करेगा, लंबे समय तक द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगा तथा दोनों देशों के बीच व्यापार एवं क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाएगा। अगला न्यूज है 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के अवसर पर 11 से 14 दिसंबर 2020 तक आभासी माध्यम से सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण आयोजित हुआ। इसका थीम था इमर्जिंग पाथवे फॉर बिल्डिंग ए रेजिलिएंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, एडेप्टेशन, इनोवेशन एंड एक्सीलरेशन। इस 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव IMI द्वारा तथा इसकी मेजबानी सतत विकास मंच उत्तराखंड SDFU देहरादून द्वारा की गई। यह शिखर सम्मेलन कोविड-19 परिदृश्य और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक लचीली और अस्थायी पर्वत अर्थव्यवस्था की ओर जाने वाले मार्गों के निर्माण पर केंद्रित था। शिखर सम्मेलन में प्रवासन, जल सुरक्षा, जलवायु लचीलापन और कृषि क्षेत्र के लिए अभिनव
समाधान और भारतीय हिमालय में आपदा जोखिम को कमी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। अगला न्यूज है कि भारत बांग्लादेश आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2020 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ एक भारत बांग्लादेश आभासी शिखर सम्मेलन को आयोजित किया। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से बहाल चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल मार्ग का उद्घाटन किया, जिससे बांग्लादेश फिर से भारत को उत्तर बंगाल के साथ जुड़ गया है। आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान हाइड्रोकार्बन क्षेत्र, कृषि और वस्त्र, भारत द्वारा किए जाने वाले उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं और सीमा पर हाथी संरक्षण, बांग्लादेश के बरीसहल शहर में कचरा निपटान में सुधार के लिए उपकरणों की आपूर्ति और एक CEO फोरम बनाने के लिए सहयोग हेतु 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया। अगला न्यूज है कि अंकटाड की अल्प विकसित देश रिपोर्ट 2020 जारी। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड द्वारा 3 दिसंबर 2020 को अल्प विकसित देश रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी की हालत नहीं सुधरे तो 3 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी से जूझ रहे विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए मौजूदा वर्ष सबसे खराब गुजरने वाला है। यह देश इस महामारी के दौरान 3 दशक में सबसे खराब आर्थिक स्थिति का सामना कर सकते हैं। महामारी के बाद इन देशों में बेरोजगारी में अत्यधिक वृद्धि हुई और आय के स्तर में भी लगातार कमी हो रही है, जिसके कारण आने वाले समय में विश्व के करीब 47 देशों के 3 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की ओर निचले स्तर पर जा सकते हैं। इस रिपोर्ट में इन देशों में कोविड-19 महामारी का असर ज़्यादा न होने के कारण यहाँ कम जनघनत्व और युवाओं से अधिक आबादी को बताया गया है। अगला न्यूज है कि पूर्व प्रधानमंत्री गुजराल पर डाक टिकट जारी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 4 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की 121वीं जयंती पर उनके सम्मान में आभासी माध्यम से एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इंद्र कुमार गुजराल ने 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक भारत के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। भारत के विदेश मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इंद्र कुमार गुजराल ने भारत के निकट पड़ोसियों के साथ विदेशी संबंधों के संचालन का मार्गदर्शन करने के लिए 5 सिद्धांतों का एक सेट प्रस्तुत किया था, जिसे गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला न्यूज है कि कच्छ में विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 दिसंबर 2020 को गुजरात के कच्छ जिले में 30,000 मेगावाट क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी। यह पार्क पवन और सौर ऊर्जा दोनों का उपयोग करते हुए भारत पाकिस्तान सीमा के करीब खाबड़ा में बनाया गया है। यह 72,600 हेक्टेयर बंजर भूमि में फैला होगा, जिसे सौर परियोजना के लिए 49,600 हेक्टेयर और पवन ऊर्जा के लिए 23,000 हेक्टेयर भूमि का शामिल है। इससे वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट बिजली पैदा करने के भारत के लक्ष्य को पूरा करने में एक प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद है। अगला न्यूज है गरीबों की कोविड-19 के प्रभाव से रक्षा हेतु करार। भारत सरकार और विश्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 को कोविड-19 के प्रभाव से भारत के गरीब और कमजोर लोगों को बचाने के लिए $400 मिलियन की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए। यह कार्यक्रम देश भर में शहरी और पेरी शहरी क्षेत्रों तथा में इन कमजोर समूहों को मदद करके भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के विस्तार और अधिक विस्तारित करने में मदद करेगा। यह इन दोनों की एक क्रमिक श्रृंखला में दूसरा कार्यक्रम है। इसके पहले मई 2020 में $750 मिलियन के पहले कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। अगला न्यूज है वर्ष 2020 में भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की घोषणा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 3 दिसंबर 2020 को वर्ष 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की गई। मणिपुर के नोंगपोक सेमकई को सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन चुना गया। इसके बाद AWPS सूरमंगलम तमिलनाडु को दूसरा और खरसांग पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग पुलिस कर्मियों को कड़ी मेहनत को पहचानती है, पुलिस बलों पर प्रोत्साहित करती है और भविष्य के मार्गदर्शन के लिए देश में पुलिसिंग के कई पहलुओं पर प्रतिक्रिया भी प्रदान करती है। यह रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला न्यूज है ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए भारत में पहले बाल गृह। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए शीघ्र ही बेंगलुरु कर्नाटक में भारत के पहले बाल गृह स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए आरक्षित दो सरकार संचालित बाल गृहों की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। दोनों बाल गृहों में से प्रत्येक में 50 बच्चे रहने की क्षमता होगी। अगला न्यूज है पेरिस समझौते के कार्यान्वयन हेतु सर्वोच्च समिति गठित। केंद्र सरकार द्वारा वैश्विक समझौते के तहत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पेरिस समझौतों के कार्यान्वयन के लिए एक सर्वोच्च समिति AIPA का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद गुप्ता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव होंगे, जबकि उपाध्यक्ष रविशंकर प्रसाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव होंगे।
इस समिति का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के मामलों पर एक समन्वित प्रतिक्रिया उत्पन्न करना है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों सहित पेरिस समझौतों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की दिशा में है। अगला न्यूज है सहकार प्रज्ञा पहल की शुरुआत। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 24 नवंबर 2020 को सहकार प्रज्ञा पहल का अनावरण किया, जिसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा शुरू किया गया। नवीनतम पहल के तहत प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए 45 प्रशिक्षण मॉड्यूल और 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं। NCDC पूरे देश में इन प्रशिक्षण केंद्रों को लक्ष्मण राव इनामदार नेशनल एकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ मिलकर संचालित करेगा। अगला न्यूज है पहली बार वर्चुअल आदि महोत्सव का आयोजन। केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 1 दिसंबर 2020 को आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किया। पहली बार यह महोत्सव आभासी मोड में आयोजित किया गया। इस 10 दिवसीय महोत्सव की मेजबानी ट्राइब्स इंडिया की वेबसाइट www.tribesindia.com पर की गई। यह पहला आभासी आदि महोत्सव मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के आदिवासी शिल्प और संस्कृति पर केंद्रित था। आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड यानी भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। यह महोत्सव पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प तथा भारतीय सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। अगला न्यूज है कि चक्रवाती तूफान बुरेवी से केरल और तमिलनाडु प्रभावित। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के ऊपर बने उच्च दबाव से उत्पन्न चक्रवाती तूफान बुरेवी ने 30 नवंबर से 5 दिसंबर 2020 तक अपना प्रभाव दिखाया। इसने त्रिकोमाली श्रीलंका, पंबन तमिलनाडु और कन्याकुमारी तमिलनाडु को सर्वाधिक प्रभावित किया। चक्रवाती तूफान बुरेवी का नामकरण मालदीव्स द्वारा किया गया था। यह एक सप्ताह के भीतर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बनने वाला दूसरा चक्रवात था। अगला न्यूज है उत्तर प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होंगे सिख गुरुओं के इतिहास। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 28 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश बोर्ड के स्कूल सिलेबस में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने का निर्णय लिया। उसने यह भी घोषणा की कि 27 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष उस राज्य के सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साहिबजादा दिवस सिख गुरु गोविंद सिंह और उनकी माता गुजरी के 4 साहिबजादा के शहादत का प्रतीक है। उड़ीसा में स्थापित होगा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 25 दिसंबर 2020 को घोषणा की कि उड़ीसा के राउरकेला शहर में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की योजना बनाई जा रही है। इस स्टेडियम में 20,000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। वर्ष 2023 में पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप की मेजबानी भी करेगा। 15 एकड़ के क्षेत्र को कवर करने वाला यह स्टेडियम राउरकेला के बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में बनाया जाएगा। अगला न्यूज है मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी। मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा 27 दिसंबर 2020 को धर्म स्वतंत्र धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई। विधेयक के प्रावधानों के तहत महिला का जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 10 वर्ष तक की सजा और न्यूनतम 50,000 तक का जुर्माना होगा। नया अधिनियम मध्य प्रदेश राज्य के स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की जगह लेगा और इसके नियम जो वर्ष 1969 में बनाए गए थे। उत्तराखंड में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन। हल्द्वानी, नैनीताल और उत्तराखंड में 4 एकड़ में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीड़ों की 40 प्रजातियों के साथ भारत में पहला पॉलिनेटर पार्क विकसित किया गया। पार्क में वर्तमान परागणकों की 40 प्रजातियां हैं, जिसमें कॉमन इमिग्रेंट, रेड पायरेट, कॉमन सेलर, इस तरीके की डिफरेंट तितलियां हैं। पार्क का उद्देश्य विभिन्न परागण प्रजातियों का संरक्षण करना, उनके महत्व के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और परागण के विभिन्न पहलुओं पर आगे अनुसंधान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट न्यूज है बोडो बनी असम की सहयोगी आधिकारिक भाषा। असम कैबिनेट द्वारा 27 दिसंबर 2020 को बोडो को राज्य की एक सहयोगी आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में बनाने के लिए असम राजभाषा संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। कामतापुर, मोटक और मोरन के स्वायत्त परिषद अधिनियमों में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी, जिसमें अंतरिम सरकारों के गठन के प्रावधान पेश किए गए थे। मंत्रिमंडल ने असोम माला कार्यक्रम और EAP के तहत राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के सुधार के बातचीत के निपटान के लिए रास्ते में सीधी खरीद के माध्यम से भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी। अगला न्यूज है पश्चिम बंगाल के पहले तेल और गैस रिजर्व का उद्घाटन। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 दिसंबर 2020 को पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में पश्चिम बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व बंगाल बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया। बंगाल बेसिन लगभग 1.22 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बंगाल की खाड़ी के पानी के अंतर्गत आता है। बंगाल बेसिन भारत का 8वां उत्पादक बेसिन है, जो तेल और प्राकृतिक गैस निगम के स्वामित्व में है। अगला न्यूज है कर्नाटक में किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल। कर्नाटक सरकार ने राज्य के किसानों के लाभ के लिए फार्मर
रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स नामक एक ई गवर्नेंस पोर्टल का अनावरण किया। यह पोर्टल एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों का भंडार तैयार करेगा। फ्रूट्स पोर्टल भूमि विवरण प्राप्त करने और मान्य करने के लिए कर्नाटक राज्य के भूमि पैकेज से एकीकृत है। अगला न्यूज है, गुजरात में होगी भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो बैटरी ग्रेड सामग्री के उत्पादन के लिए लिथियम आयस की प्रक्रिया करेगी, गुजरात में स्थापित की जाएगी। देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी में से एक मणिकरण पावर लिमिटेड इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए लगभग 1000 करोड़ का निवेश करेगी। क्योंकि भारत में लिथियम बहुत कम पाया जाता है, इसलिए कंपनी ऑस्ट्रेलिया के लिथियम आयस का आयात करेगी और संयंत्र में प्रोसेस करेगी। अगला न्यूज है, पंजाब में पीआर इनसाइट मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 23 दिसंबर 2020 को सरकारी नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए पीआर इनसाइट नाम से मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया। इसका मूल उद्देश्य राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों को उनकी प्रतिक्रिया की निगरानी के बाद लोगों की संतुष्टि के लिए फिर से उन्मुख करना है। यह ऐप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा विकसित किया गया है। अगला न्यूज है, केरल में स्थापित होगा भारत का पहला जेंडर डाटा हब। केरल सरकार और यूएन वीमेन ने 21 दिसंबर 2020 को भारत के पहले जेंडर डाटा हब की स्थापना हेतु सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। सहकारिता के 3 प्रमुख क्षेत्र में जेंडर पार्क में जेंडर डाटा सेंटर स्थापित करना, लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ और लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण पर वैश्विक मानक ढांचों पर व्यस्तता बढ़ाना शामिल होंगे। इस जेंडर पार्क में आर्थिक रूप से पिछड़े सामाजिक समूहों की महिलाओं के लिए अस्थायी उद्यमिता, सामाजिक व्यवसाय और बाजारों पर एक जेंडर लाइब्रेरी, लिंग संग्रहालय और प्रशिक्षण केंद्र जैसी अद्वितीय सुविधाएं होंगी। उत्तर प्रदेश में वरासत अभियान की शुरुआत। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 दिसंबर 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए एक विशेष अभियान वरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों को समाप्त करना और भूमाफियाओं द्वारा अधिकारों पर ग्रामीणों के शोषण को खत्म करना है, जो आमतौर पर विवादित संपत्तियों को लक्षित करते हैं। 2 माह तक चलने वाला अभियान 15 फरवरी 2020 तक जारी रहेगा। अगला न्यूज है, उड़ीसा सरकार द्वारा परिश्रम पोर्टल लॉन्च। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 17 दिसंबर 2020 को श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई विभाग की 22 अन्य ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। नए पोर्टल ऑनलाइन सेवाओं से व्यापार करने में आसानी होगी और राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। परिश्रम पोर्टल पर उद्योगों, वाणिज्यिक संगठनों, छोटे उद्यमियों और आम जनता की सहायता के लिए विभिन्न श्रम कानूनों से संबंधित सभी जानकारी होगी। नेक्स्ट न्यूज है, गुजरात भूमि कब्जा निषेध अधिनियम लागू। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 16 दिसंबर 2020 से राज्य में गुजरात भूमि कब्जा प्रतिबंध कानून लागू करने की घोषणा की। राज्य में भूमाफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए राज्य में अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाएगा, जिन्होंने राज्य सरकार की भूमि के साथ आम किसानों और निजी स्वामित्व वाले सार्वजनिक ट्रस्टों और मठों की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। नए अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित शिकायतों की व्यापक जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 7 अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है। अगला न्यूज है, बिहार में मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 दिसंबर 2020 को राज्य की पूरी आबादी को निःशुल्क कोरोना वायरस वैक्सीन देने की जानकारी दी। कैबिनेट ने आत्मनिर्भर बिहार के तहत सभी कार्यक्रमों में 7 निश्चय के कार्यान्वयन को तथा 14 अन्य एजेंडों को भी मंजूरी दी। निःशुल्क कोविड-19 टीका 7 संकल्प कार्यक्रम में कई घटकों में से एक है। अगला न्यूज है, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर मुफ्त फसल बीमा योजना की शुरुआत। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने 15 दिसंबर 2020 को राज्य के किसानों के लिए वाईएसआर मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की। इस योजना के प्रावधानों के तहत 9.48 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 1252 करोड़ जमा किए गए। यह रकम उन किसानों के खातों में जमा की गई जिन्होंने वर्ष 2019 में फसल बर्बाद हो गई थी। सरकार ने वर्ष 2019 सीजन को कवर करते हुए फसल बीमा के लिए प्रीमियम के तौर पर 971.23 करोड़ का भुगतान किया, जिसमें से 468 करोड़ किसानों का हिस्सा है और 503.23 करोड़ सरकार का हिस्सा है। अगला न्यूज है, तमिलनाडु में स्थापित होगा विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना। ओला कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहन शाखा ओला इलेक्ट्रिक ने 14 दिसंबर 2020 को तमिलनाडु में 24 करोड़ की लागत से अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर कारखाना स्थापित करने हेतु राज्य सरकार के साथ अस्थायी समझौते पर हस्ताक्षर किया। नया कारखाना इलेक्ट्रिक वाहनों को आयात पर भारत की निर्भरता को कम करेगा, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देगा, रोजगार पैदा करेगा और देश में तकनीकी विशेषज्ञता में भी सुधार करेगा। यह कारखाना प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से अनुरूप है और यह भारत की दोपहिया वाहनों के विनिर्माण हब बना देगा। अगला न्यूज है, उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार राज्य भर में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन के नाम से विशेष कार्यक्रम शुरू करेगी। किसान कल्याण मिशन के तहत कृषि और सहयोगी क्षेत्रों की प्रदर्शनियों सहित राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इसमें एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों और आजीविका मिशन के उत्पादन भी शामिल होंगे। अगला न्यूज है तमिलनाडु में 2000 मिनी क्लिनिक्स की शुरुआत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी ने 14 दिसंबर 2020 को राज्य के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और मजबूत करने के लिए मिनी क्लिनिक परियोजना शुरू की। प्रत्येक अम्मा क्लिनिक, जिसका नाम दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता के नाम पर रखा गया है, कोविड-19 को छोड़कर सिर दर्द, बुखार और अन्य बीमारियों के रोगियों के लिए परामर्श देने और बुनियादी उपचार देने के लिए एक डॉक्टर, एक नर्स, एक सहायक होगा। ये मिनी क्लिनिक तापमान, ऑक्सीजन स्तर, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन के स्तर, रक्त शर्करा के स्तर की जांच करने और हीमोग्लोबिन और मूत्र परीक्षण के सुविधाओं से लैस होंगे। अगला न्यूज है असम में सरकार संचालित मदरसों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी। असम कैबिनेट ने 13 दिसंबर 2020 को राज्य में सभी सरकारी संचालित मदरसों और स्वीकृत संस्कृति के टॉल्स, संस्कृति शिक्षण केंद्रों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस संबंध में एक विधेयक 28 दिसंबर को असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया गया। असम में 614 सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें लड़कियों के लिए 57, लड़कों के लिए 3 और 554 सह शैक्षिक हैं। कर्नाटक में गौ हत्या विरोधी बिल पारित। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने 7 दिसंबर 2020 को गौ हत्या की रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी। विधेयक में राज्य में गायों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और तस्करी, अवैध परिवहन, गायों पर अत्याचार और उन पर कत्ल करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान है। विधेयक में अपराधियों के लिए अधिकतम 7 वर्ष की जेल और 5 लाख का जुर्माना है। अगला न्यूज है उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लिए नई योजना की शुरुआत। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की थारू जनजाति की अनूठी संस्कृति से दुनिया भर को परिचित कराने के लिए नई योजना शुरू की। इसका उद्देश्य थारू आदिवासियों, गाँवों और पर्यटन के नक्शे पर लाना और रोजगार सृजन करना और इस आदिवासी आबादी को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाना है। थारू जनजाति शिवालिक या निचले हिमालय में स्थित तराई क्षेत्रों से संबंधित है। थारू शब्द का अर्थ थैरवाद, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। अगला न्यूज है कोलकाता स्थित माजिरहाट पुल का नाम हुआ जय हिंद ब्रिज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 3 दिसंबर 2020 को कोलकाता में नवनिर्मित माजिरहाट पुल का उद्घाटन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उनकी 125वीं जयंती समारोह 23 जनवरी के अवसर पर श्रद्धांजलि देने के लिए इस पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल रखा गया है। यह नया पुल डबल लेन क्षमता वाला एक 4 लेन केबल रेलवे ओवरब्रिज है, जिसकी भार क्षमता 385 मीट्रिक टन है। डायमंड हार्बर रोड पर स्थित यह पुल शहर के मध्य भाग को बेहाला और उसके आगे दक्षिण पश्चिमी उपनगरों को जोड़ेगा। अगला न्यूज है उत्तर प्रदेश में मेरा कोविड केंद्र ऐप की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिसंबर 2020 को मेरा कोविड केंद्र नामक कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर फॉर डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया। यह मोबाइल एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को राज्य में 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित मुफ्त कोविड-19 परीक्षण केंद्रों के बारे में जानकारी देगा। इस ऐप के माध्यम से लोग परीक्षण प्रयोगशालाओं से संबंधित सभी प्रासंगिक विवरण जैसे कि नक्शा, केंद्र, समय, परीक्षण प्रकार और अन्य प्रासंगिक जानकारी तक पहुंच सकते हैं। अगला न्यूज है आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण में कार्य का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मेट्रो परियोजना के चरण 1 के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। आगरा मेट्रो परियोजना में मुख्य रूप से 2 मेट्रो कॉरिडोर शामिल है, जिसकी कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर है, जिसमें आगरा फोर्ट, सिकंदरा फोर्ट और ताजमहल जैसे प्रमुख पर्यटन आकर्षण केंद्र, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जुड़ेंगे। परियोजना की कुल अनुमानित निर्माण लागत लगभग 8379.62 करोड़ है, जिसके 5 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। अगला न्यूज है उत्तर प्रदेश के दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम हुआ मां बराही देवी धाम। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बराही देवी धाम करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 दिसंबर 2020 को इसकी मंजूरी दी थी। लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए स्थानीय धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों को विदेश मान्यता देने की प्रतिज्ञा करने के लिए अब इसे मां बराही देवी धाम नामक दिया गया है। दांदूपुर रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर स्थापित है। अगला न्यूज है लखनऊ नगर निगम बॉन्ड सूचीबद्ध। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 2 दिसंबर 2020 को एक्सचेंज पर लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड की लिस्टिंग होने के पश्चात बीएसई ऑफिस में लगभग घंटे को भी बजाया। नगर पालिका बॉन्ड प्रति वर्ष 8.5% ब्याज की पेशकश करते हैं और 10 वर्ष तक कार्यकाल रखते हैं। इस लिस्टिंग के साथ लखनऊ उत्तर भारत का पहला शहर और भारत का 9वां शहर बन गया जिसने नगर पालिका बॉन्ड जारी करके धन जुटाया है। लखनऊ नगर निगम के इस बॉन्ड के मुद्दे को भारत रेटिंग द्वारा AA और ब्रिकवर्क रेटिंग द्वारा AACE दर्जा दिया गया है। अगला न्यूज है देहरादून में सूर्यधर झील का उद्घाटन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह रावत ने 29 सितंबर 2020 को देहरादून के डोईवाला में सूर्यधर झील का उद्घाटन किया। सूर्यधर झील हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के त्रिभुज में स्थित है और इसे 50.25 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यह 550 मीटर लंबी, 28 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है, जिसकी क्षमता 77,000 क्यूबिक मीटर है। यह झील अपने आसपास के लगभग 20 गाँवों को पेयजल और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करेगी।
तो इसी के साथ दिसंबर माह का जितना भी राष्ट्रीय न्यूज़ था, नेशनल लेवल का न्यूज़ था, इंडिया और इंडिया को रिलेटेड स्टेट्स का,